ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये सब तुम्हारी गलती है माही। तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा था और देखो इसका क्या अंजाम हुआ है। वह चली गई है हम सबको छोड़कर। सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहते हुए देव माही को अपने दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ रहा था और माही खुद सदमे में थी। माही और रूही दोनों बहनें हैं, वो भी सगी बहनें, पर दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। माही जितनी सुशील और शांत मिजाज की मालिक है और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती है, वहीं रूही सबसे पहले खुद के बारे में सोचती है। वह थोड़ी सी ज़िद्दी भी है। यूँ कहें तो माही ने ही बचपन से उसकी हर गलती पर पर्दा डाल डाल कर उसे और भी ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया था। माही थी तो उसकी छोटी बहन, मगर व्यवहार से उसकी बड़ी बहन लगती थी। वह रूही से सिर्फ 2 साल छोटी थी। रूही भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। देव रूही का मंगेतर था, जिसे रूही ने खुद चुना था। वह दोनों करीब 3 साल से रिलेशनशिप में थे और आज उनकी शादी का दिन था। मगर रूही अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने आज एक कदम उठाया था। वह एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी। जबकि देव को ये सब पसंद नहीं था। उसने उसे साफ साफ कह दिया था कि उसे बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसे और उसके परिवार को संभाल सके। बाकी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। देव ओबराय शहर के अमीर बिजनेसमैन अमित ओबराय का इकलौता बेटा था, जिसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। मगर उसे लाखों की भीड़ में रूही पसंद आई थी। रूही और देव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और माही उससे जूनियर थी, मगर तीनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। देव हमेशा जब भी माही को देखता तो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रूही की हर जिद पर हामी मत भरा करो, किसी दिन तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। और आज वही हुआ था। जाने अनजाने में माही ने रूही पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया था और उसकी बात मान ली थी। रूही और माही शादी में तैयार होने के लिए पार्लर गई थीं। दोनों जैसे ही तैयार होकर गाड़ी में बैठने लगती हैं, तभी वहीं पर रूही ने माही से कहा कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। मेरा फ़ोन अंदर ही रह गया है, बस अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद फिर बहुत देर तक जब वह नहीं आती है तो माही गाड़ी से उतरकर जब पार्लर में जाती है तो वह वहाँ नहीं रहती है। माही पूरा पार्लर छान मारती है, मगर वह कहीं नहीं रहती है। फिर वह वहाँ की स्टाफ से मालूम करती है तो पता चलता है कि वह तो कब की यहाँ से अपना फ़ोन लेकर चली गई थी। तभी माही के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो रूही का रहता है। मेरी प्यारी बहना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं देव से शादी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मगर इसके लिए खुद को कैद नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने। हो सके तो इस बार भी सबको संभाल लेना, रूही। माही को रूही से ये उम्मीद नहीं थी। वह जैसे तैसे खुद को संभालते हुए गिरते गिरते बचती है। उसका सर चकराने लगता है और आंखें भर जाती हैं और गले में लग रहा था जैसे कुछ अटक सा गया था। वह हैरान परेशान होकर मैरिज हॉल में पहुंचती है और अपने माता पिता की इज्जत बचाने की खातिर किसी को बिना बताए दुल्हन के जोड़े में घूंघट करके बैठ जाती है, जो उसे उस पार्लर के बाथरूम में मिला था। मगर यह राज कब तक छुपता। शादी खत्म होने के बाद माही विदा होकर ओबराय मैंसन तो आ गई थी, पर जब देव ने उसका घूंघट उठाया तो उसे सच्चाई का पता चला तो उसने सारा घर सर पर उठा लिया था। और वहाँ अब यह सब हो रहा था। वह माही को चिल्लाते हुए उसे झंझोड़ रहा था। उसने सारे घर वालों को इकट्ठा कर लिया था और माही के माता पिता को भी बुला लिया था। लेकर जाएं अपनी बेटी को, देखिए इसने क्या किया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और अपनी भी, वो भी उस झूठी और स्वार्थी रूही के लिए। देव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहा था और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। वहीं माही सदमे और डर के मारे चुप खड़ी थी। शहर भोपाल, ओबराय मैंसन। रात 1:30 बज रहे थे। घर के सारे लोग देव के कमरे में मौजूद हैं और खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं और हैरान भी हैं। देव बहुत गुस्से में है और कमरे में बस उसी की आवाज़ गूंज रही है। और वहीं अपने माता पिता से लिपटी हुई माही डर से बस रोए जा रही थी। रो क्यों रही हो? यह सब पहले सोचना चाहिए था। इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया
और हम सब में से किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं तो अपनी खुशी में इतना बिजी था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पूरी शादी में माही कहाँ है। विदाई के वक्त भी ये नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा कि शायद बहन की जुदाई की वजह से कहीं छुपकर रो रही होगी, मगर नहीं, ये तो कुछ और ही सोच रही थी। कहते कहते देव माही के पास पहुंच जाता है और उसे खींचकर उसके माता पिता से अलग कर देता है। अब वह माही के माता पिता की तरफ बढ़ता है। देव, और आप लोग कहाँ थे? आपने नहीं देखा कि आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? और घर भी चले गए, तब भी पता नहीं चला। कैसे लोग हैं आप? आपकी बेटी गायब है और आपको पता ही नहीं। वह बहुत गुस्से में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे क्या बोल रहा है। तभी देव की माँ सिन्हा ओबराय देव को वहीं पर चुप करने की कोशिश करते हुए उसे रोक देती हैं। देव, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? क्या हमने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं? जो होना था वो तो हो गया, अब बस भी करो। सिन्हा बहन, हम सच में बहुत शर्मिंदा हैं और हमें सच में मालूम नहीं था कि रूही ऐसा वैसा कोई कदम उठाएगी। और रही बात माही की, तो इसे उस वक्त जो ठीक लगा उसने वो किया। ये माही की माँ थी जो अपनी सफाई पेश कर रही थी। थोड़ी देर रुककर वह फिर कहती हैं, हमें लगा माही घर चली गई है। उसकी दोस्त रीमा ने हमसे यही कहा था कि माही बहुत उदास हो गई थी रूही की विदाई से, इसलिए वह घर चली गई है। और जब हम घर पहुँचे तो हम खुद इतने दुखी थे कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम माही का कमरा चेक कर लें। हम दोनों भी अपने कमरे में आराम करने चले गए और घर की एक चाबी इसके पास भी थी। और अब ये सब। वह एक नज़र डरी सहमी माही को देखती हैं और दूसरी तरफ अपने पति यानी माही के पिता को देखती रहती हैं। देव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वह अभी भी सिर्फ गुस्से से माही को देखे जा रहा था और पैर पटकते हुए वह कमरे से बाहर निकल जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है, जिससे माही और भी सहम जाती है। वहीं यह सब तमाशे होते हुए देख रहे माही के पिता, जो इतनी देर से चुपचाप खड़े थे, अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। माही की माँ उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए ज़ोर से चीखती हैं, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं ना? आंखें खोलिए। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। कहते कहते वह रोने लगती हैं और माही भी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और माँ को ऐसे रोते देखकर वह भी रोने लगती है और रोते रोते चीख कर कहती है, कोई एम्बुलेंस बुलाए प्लीज़। दूसरी तरफ देव के घर वाले भी अचानक हुए हादसे से खुद हैरान रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि वह क्या करें। तभी देव के पिता देव को आवाज़ देते हुए कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और फिर देव और मिस्टर ओबराय माही को पिता को उठाते हुए गाड़ी तक ले जाते हैं और साथ में उनके नौकर भी उनकी मदद करते हैं। वह लोग उन्हें लेकर सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं और माही और बाकी लोग दूसरी गाड़ी से वहां पहुंचते हैं। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। माही के पिता को हार्ट अटैक आया था। वह एक हार्ट पेशेंट थे और उन्हें किसी बात का बहुत शदीद सदमा लगा था और वह सदमा था रूही के अचानक चले जाने का, माही के लिए गए फैसले का, जिसकी वजह से आज भी इस हालत में थे। माही लगातार रोए जा रही थी मगर फिर भी अपनी माँ की हौसला अफजाई कर रही थी, जिनके आंसू मुसलसल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देव और उसके घर वाले भी उन्हें समझा रहे थे। माही के पिता अभी इमरजेंसी रूम में थे। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर विवेक इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। माही जल्दी से उन्हें आते देख खड़ी हो जाती है और बेसब्री से पूछती है, कैसे हैं पापा? वह ठीक तो हो जाएंगे ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें वह बार बार हाथों से पोंछ रही थी और गला भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वह बोल रही थी। डॉक्टर विवेक उसकी हालत को समझते हुए भी मगर सच तो बताना ही था। आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रहे, कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। माई खाली आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है। ये नहीं हो सकता, वो हमें यूँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं ना? माँ, ये सब झूठ है ना? वह दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है, जो स्तब्ध माँ एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। मगर ये क्या, वह तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, खामोश हो गई थी। माई ने उन्हें जब छुआ तो वह कुर्सी पर से गिर पड़ी, जैसे उनमें जान ही ना हो। वह जा चुकी थी अपने पति के पास, जिनसे वह कभी अलग नहीं रही थी
और आज कैसे ये सदमा बर्दाश्त कर लेती। एक के बाद एक तूफान माही की ज़िंदगी में आ रहे थे। एक पल के लिए उसकी सारी दुनिया लुट चुकी थी। उसका सब कुछ खो गया था। एक तरफ उसकी बहन थी, न जाने किस सपने की तलाश में कहाँ चली गई थी, और दूसरी तरफ उसके माता पिता जो हमेशा के लिए उससे दूर एक ऐसी जगह चले गए थे जहाँ से कोई वापस नहीं आता था। वह अकेली रह गई थी, अपनी गलती पर पछता रही थी, रो रही थी, खुद को कोस रही थी कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। मैंने ही रूही की हर जिद, हर गलती पर पर्दा डाला, हमेशा उसका साथ दिया। माही ज़ोर ज़ोर से चीखती जा रही थी और ख़ुद को थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रही थी। वह पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बस करो। माही एकटक उसे देखती है और फिर उसके सीने से लग जाती है और पहले से भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मगर इस बार देव उसे चुप नहीं कराता है, बल्कि उसके सर पर हाथ रख देता है और सामने खड़े अपने माता पिता से कहता है, डॉक्टर से बात करके यहाँ से माही के माता पिता को ले जाने की तैयारी करें। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जवाब में उसके पिता हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उसकी माँ वहीं माही के पास बैठ जाती हैं और उसे सांत्वना देने लगती हैं। इधर इन सब बातों से बेखबर रूही एक अलग ही दुनिया में रहती है। वह मुंबई चली जाती है सपनों के शहर में, अपने सपने पूरे करने की चाहत में। यहाँ वह एक होटल में रुकी हुई थी और अपने ऑडिशन की तैयारी में बिजी हो गई थी। उसने यहाँ आकर एक बार भी माही को फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा या देव को भी कॉल नहीं किया था। उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था ताकि कोई उसे कॉल ना कर सके, जिससे कि उसे वापस ना जाना पड़े। वह बहुत खुश थी कि कल उसका पहला ऑडिशन है। उसकी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि एक बार वह कामयाब हो जाएगी और एक सुपर मॉडल बन गई, फिर सब ठीक हो जाएगा और वह वापस भी जाएगी अपने देव के पास, अपने माता पिता और बहन के पास। मगर उसे ये नहीं पता था कि तब तक सब कुछ बदल चुका होगा। सुबह का वक्त है, 10 बज रहे हैं। माही अपने घर में है और पूरा घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भरा हुआ है। सबकी जुबां पर एक ही सवाल है कि रूही कहाँ है और अचानक ये सब कैसे हो गया। मगर माही चुप है। उसे किसी के सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही उसके शरीर में अब इतनी ताकत बची थी कि वह सबके सवालों के जवाब दे सके। वह बस खामोशी से अपने माता पिता की तरफ देखे जा रही थी, जो ना जाने क्यों खामोश हो गए थे। क्या उन्हें मेरे आंखों के आंसू नजर नहीं आ रहे हैं? मैं अकेली रह गई हूँ, क्या वो ये नहीं देख रहे? माही अभी सोच ही रही थी कि अंतिम संस्कार का समय हो गया और कुछ लोग आए और उन्हें उठाते हुए वहाँ से लेकर चलने लगे और उनमें देव भी था। माही रोती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी और देव की माँ मिसेस सिन्हा उसे सीने से लगाए हुए चुप करा रही थी। साथ में पड़ोसी औरतें भी थीं जो माही को संभालने की कोशिश कर रही थीं, क्योंकि माही रह रहकर बेकाबू होने लगती थी और वहाँ से भागने लगती थी। कुछ समय बाद देव और उसके पिता अंतिम संस्कार से वापस आ गए थे। घर बिल्कुल खाली हो चुका था, सारे लोग जा चुके थे। वहाँ पर बस कुछ नौकर और देव की माँ मौजूद थे। देव माही को वहाँ पर नहीं देखकर अपनी माँ से पूछता है, माही कहाँ है, कैसी है अब? मिसेस सिन्हा, अभी तो मैंने उसे जैसे तैसे नींद की गोलियाँ देकर सुला दिया है, मगर ठीक नहीं है वो। देव, हाँ अब? मिसेस सिन्हा, अब क्या? बेचारी बच्ची को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं ना हम, और वैसे भी अब वह तुम्हारी पत्नी है। देव, वो मेरी पत्नी नहीं है, धोखा दिया है उसने मुझे। तभी देव के पिता उससे कहते हैं, अब जो भी हो, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। फिलहाल हमें ये सोचना है कि अब क्या करें। और मैंने सोचा है कि हम माही को अपने घर ले चलते हैं। जब सब नॉर्मल हो जाएगी तब तुम्हारे और उसके तलाक के लिए अप्लाई भी कर देंगे कोर्ट में। मगर मैं तो ये मिसेस सिन्हा रहती हैं जो कुछ कहना चाहती हैं, मगर अपने पति के रोकने पर चुप हो जाती हैं और देव भी हाँ कर देता है। देव के माता पिता माही को अपने घर ले आते हैं। माही अपने घर से आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी देव के घर आना पड़ा।
माही नम आँखों से अपने घर को आखिरी बार देखती है और अलविदा कहती है। सोचती है कि कुछ दिन पहले इस घर का क्या माहौल था, यहाँ कितनी खुशियाँ भरी हुई थीं, और आज यहाँ बस वीराने सन्नाटे बोलते हैं। ये तुमने क्या कर दिया रूही? माही देव के घर आ तो गई थी, मगर अभी वह देव की पत्नी थी, तो उसे देव को देखकर बहुत उलझन महसूस होती है। हालांकि मिसेस सिन्हा ने उसके लिए अलग कमरा ठीक करवा दिया था, मगर फिर भी माही का सामना देव से हो ही जाता था, जो उसे उलझन में डाल देता था। ये सच है कि वह और देव पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर आज जो रिश्ता उन दोनों के बीच था, उससे वह देव की आंखों में बस अपने लिए गुस्सा ही देख रही थी, जिसकी वजह से माही हमेशा कोशिश करती रहती कि उसका सामना उससे ना हो। मगर रहते तो थे वह एक ही घर में, तो सामना तो होना लाजमी था। कभी कभी कुछ फैसले हमें वक्त पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वक्त वो मरहम है जो जख्मों को धीरे धीरे भरता है। माही ने अब मुश्किलों से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अपनी बहन से मिले धोखे और अपने माँ बाप की अचानक मृत्यु ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था और बहुत कुछ सिखा भी दिया था। वह अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। मिसेस सिन्हा एक बहुत अच्छी औरत थी, वह माही का दर्द समझती थी। वह हमेशा उसे समझाती रहती हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करती। वह माही को अपनी बेटी की तरह प्यार देती थी और ख्याल भी रखती थी। माही अब पहले से कुछ ठीक हो गई थी। अब वह मिसेस सिन्हा के साथ किचन में भी नज़र आने लगी थी। वह उनका हाथ बटाती है, उनके साथ घूमने भी जाने लगी थी। अब वह कभी कभी मुस्कुराने भी लगी थी, जिसे देखकर मिसेस सिन्हा भी खुश रहती थी। माही के आने से उन्हें भी एक कंपनी मिल गई थी। माही के माता पिता को गुजरे हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बात जो माही को हमेशा आधी नींद से जगा देती थी और सोने नहीं देती थी, वह थी रूही की चिंता। ना जाने वह कहाँ होगी, ठीक तो होगी ना। माही को आज भी अपनी बहन की फिक्र रहती थी। हालांकि उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत कॉल भी किए थे, मगर हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता था। दिन बीतते जा रहे थे। देव के माता पिता ने देव और माही के तलाक के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी थी, मगर उसमें समय लगेगा, ऐसा वकील ने कहा था। माही अब भी देव के घर में ही रह रही थी। उसने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसे यूँ देव के घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्द से जल्द यहाँ से चली जाना चाहती थी। इधर इन सारी वारदातों से बेखबर रूही अपने कैरियर में बिजी थी। उसने अपने सेल फ़ोन का नंबर भी बदल लिया था। उसने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। वह बहुत आगे निकल चुकी थी। मॉडलिंग के कॉन्टेस्ट में अब वह टॉप 10 में आ गई थी। वह अपनी खुशी में इतनी खुश थी कि उसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। बड़े शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में वह गुम हो गई थी। वहाँ पर उसने बहुत से लोगों से दोस्ती भी कर ली थी और लेट नाइट पार्टीज और क्लबों में जाना, ये सब उसके लिए बहुत ही आम हो गया था। बहुत ही जल्द उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे। माही अब कॉलेज जाने लगी थी और रोज़ उसे कॉलेज छोड़ते हुए देव ऑफिस जाता था। यह मिसेस सिन्हा का हुक्म था। वह चाहती थी कि शायद इससे भी देव के मन की कड़वाहट कम हो जाए और दोनों में फिर से दोस्ती हो जाए। मिसेस सिन्हा के मन में कुछ और ही प्लानिंग चल रही थी। उन्हें माही शुरू से पसंद थी। नर मिजाज प्यारी सी लगती थी, जिसे सबसे मोहब्बत थी, मगर क्योंकि देव की पसंद रूही थी, जिसकी खूबसूरती ने उसे उसका दीवाना बना दिया था, तो मिसेस सिन्हा भी देव की खुशी में खुश थी। पर अचानक ही हुए हादसे को सिन्हा भगवान की मर्जी समझ रही थी कि शायद मेरे बेटे की किस्मत में माही ही थी और अब वह सच में माही को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर कैसे, ये भी उन्होंने सोच लिया था। सुबह से सीना बहुत परेशान थी और पूरे घर में शोर मचाती फिर रही थी। अरे ये नहीं करो, इसे यहाँ रख दो। और सुनो बसंती, तुमने माँ जी का कमरा तो ठीक कर दिया है ना? सारी सफाई हो गई है? बसंती, जी मैडम, सब हो गया है। चलो फिर ठीक है, कहते हुए मिसेस सिन्हा देव के कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी देव वहाँ पहुँच जाता है और पीछे से मिस्टर ओबराय भी आ जाते हैं। देव अपनी माँ को यूँ सुबह सुबह परेशान देखकर हैरान रहता है और पूछता है, देव, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? आज आज आप भाग पर नहीं गईं
और घर की सफाई क्यों करवा रही हैं? घर तो साफ़ ही है। मिसेस सिन्हा के कुछ कहने से पहले उधर से मिस्टर ओबराय कहते हैं, अरे अपनी सासू माँ की आने की तैयारियाँ कर रही हैं। माँ आने वाली हैं गांव से। तुम्हारी शादी में तो वह यहाँ आ नहीं पाई थी, तो अब वह आ रही हैं अपने पोते और बहू के साथ रहने। क्या दादी आ रही हैं? क्या मतलब बहू के साथ रहने? क्या आपने उन्हें मेरी शादी का सच नहीं बताया? देव अपने पिता की बात पर हैरान होकर माँ की तरफ देखता है। नहीं, नहीं बताया। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, तो हमने उन्हें अभी कुछ नहीं बताया। सही समय देखकर हम उन्हें सच बता देंगे। मिसेस सिन्हा देव को शांत रहने के लिए कहती हैं। भाई उन सब से थोड़ी दूर पर खड़ी माई ये सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। अरे माही बेटा, उठ गई तुम? आओ यहाँ मेरे पास। मिसेस सिन्हा माही को यूँ चुपचाप खड़ा देखकर अपने पास बुलाती हैं, तो देव पलट कर उसे देखता है और मन में कहता है, बस तुम्हारी ही कमी थी। माई धीरे धीरे चलते हुए मिसेस सिन्हा के पास पहुंचकर कहती है, जी आंटी। मिसेस सिन्हा, आओ मेरे साथ, और देव तुम भी आओ। मैं क्यों? देव एक बार फिर सवाल करता है, मगर मिसेस सिन्हा बिना जवाब दिए सोफे की तरफ बढ़ जाती हैं और देव और मिस्टर ओबराय भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। मिसेस सिन्हा अब अपनी बात शुरू करती हैं। मिसेस सिन्हा, ऐसा है कि तुम्हारी दादी को तुम लोगों की शादी के बारे में सच नहीं मालूम है और ना ही तुम लोगों की तलाक होने वाली है ये पता है। तो हम और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम और माही बस 1 महीने के लिए, जब तक दादी यहाँ हैं, उनसे ये सच छुपा लो और एक शादीशुदा जोड़े की तरह ही रहने का नाटक भी करो। इम्पॉसिबल। आप लोगों को क्या हो गया है? मैं नहीं कर सकता। देव अपनी माँ की बात पर गुस्से से खड़ा हो उठता है। तभी उसके पिता उसे दोबारा बिठाते हुए कहते हैं, शांति से बात करो। तुम आजकल हर बात पर गुस्सा करने लगे हो। देखो, कुछ दिनों की बात है, माँ चली जाएगी तो सब पहले जैसा ही हो जाएगा। और तुम तो जानते ही हो माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें कोई शौक लगे ये उनके लिए अच्छा नहीं है। माही बेटा, कुछ दिनों की ही बात है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? अब माही की तरफ देखते हुए कहते हैं। माही सबकी बातों से बहुत हैरान थी, खासकर देव के रवैये से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मसल रही थी और मिसेस सिन्हा उसकी हालत को समझ रही थी। तो अब की बार वह माही से कहती हैं, मिसेस सिन्हा बेटा, माही कोई बात नहीं, अगर तुम्हें यह सब नहीं करना है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम माँ जी को सच बता देंगे, जो होगा उसे हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो। अच्छा। मिसेस सिन्हा और उनके पति और देव वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, तो पीछे से माही अचानक मिसेस सिन्हा का हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। वह कहती है, आंटी जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। बस कुछ दिनों की बात है ना, आई विल मैनेज। मैं एक बार अपने माता पिता को अपनी की हुई गलती से खो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती आप सब भी इस दर्द से गुजरें। इतना कहकर माही उठती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है और देव और उसके माता पिता बस उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद देव का कमरा। माही दरवाजे पर नॉक करती है। कम इन। अंदर से आवाज़ आती है। माही दरवाजे को खोलकर जैसे ही अंदर आती है, देव हैरान रह जाता है। तुम यहाँ? हाँ, वो आंटी ने कहा है जब तक दादी यहाँ रहेंगी तब तक मैं आपके कमरे में रहूँगी। वह अपने सामान को घसीटती हुई अंदर आते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मी ने कहा है और तुम मुँह उठाए यहाँ चली आई। मम्मी मम्मी, देव ज़ोर ज़ोर से कमरे में से चिल्लाता है और माही चुप खड़ी है। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मिसेस सिन्हा वहाँ आ जाती हैं। देव, आपने इसे कहा है कि अभी मेरे कमरे में रहेगी? मिसेस सिन्हा, हाँ मैंने कहा है। देव, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मिसेस सिन्हा, हाँ जानती हूँ। इतना बड़ा कमरा है तुम्हारा, एक तरफ तुम रह लेना और एक तरफ माही रह लेगी। अब माही अलग कमरे में रहेगी तो तुम्हारी दादी को शक भी तो हो सकता है ना। बात को समझो। अच्छा, मुझे किचन में बहुत काम है। अभी कुक ने पता नहीं क्या क्या बनाया है, सब देखना है मुझे। बाद में बात करते हैं, ठीक है बेटा?
इतना कहकर मिसेस सिन्हा वहाँ से चली जाती हैं और माही अपना सामान लेकर एक तरफ बढ़ जाती है। और जैसे ही वह वहाँ की अलमारी खोलती है तो दंग रह जाती है। उस अलमारी में पहले से ही नए नए जोड़े सजे हुए रहते हैं, जिसे देव ने रूही के लिए खरीद कर पहले से रखे थे। उस अलमारी में देव और रूही की बहुत सी तस्वीरें भी लगी हुई थीं। माही अलमारी फिर से बंद करने लगती है तो वहाँ पर खड़ा देव, जो सब देख रहा था, उसके जंग फिर से ताज़ा हो जाते हैं। वह माही को हैरत से देखकर कहता है, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे लिए इन सब के कोई मायने नहीं हैं। बसंती से कहकर सारी अलमारी खाली करवा लो और इसका सारा सामान स्टोर रूम में रखवा देना, या चाहे आग लगा देना, कहकर देव वहाँ से जाने लगता है। रुको, कोई बात नहीं, मैं कहीं और रख लूँगी, माही अचानक ही बोल पड़ती है। उसे लगता है देव ये सब उसकी वजह से कह रहा है। जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारी अच्छाई का परिणाम हमें मिल रहा है अभी तक, तो जो कहा है वो करो, देव बिना रुके कहकर वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद बसंती वहाँ आ जाती है और अलमारी साफ करने लगती है। माँ ये सब होते हुए देखती रहती है और सोचती है कि इतनी नफ़रत करने लगे हो मुझसे। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर बार बार इस चीज़ का एहसास क्यों दिलाते हो? और कुछ नहीं, पर हम पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, कम से कम इस खातिर ही मुझे समझ लेते। मम्मी पापा कहाँ चले गए आप? मैंने आप लोगों के लिए ही तो नासमझी में एक कदम उठाया था और आप दोनों ही मुझे छोड़कर चले गए। कैसे रहूँगी मैं अकेली इतनी लंबी ज़िंदगी आप लोगों के बगैर? सोचते सोचते वह रोने लगती है। बसंती, जो अपने काम में व्यस्त रहती है, वह माही को रोते देखकर पूछने लगती है, क्या हुआ बीवी जी, आप रो क्यों रही हैं? माही अपनी आंखों को साफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सांप की वजह से परेशान हैं ना? सांप दिल के बुरे नहीं हैं, बस उन्हें किसी बात से अगर चोट पहुंचती है ना, तो वह जल्दी नहीं भूलते, थोड़ा समय लगता है उन्हें। पर आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, माही एक जोर की सांस लेती है। माही देव के कमरे में अपने सारे सामान को शिफ्ट कर लेती है। जिंदगी क्या थी और क्या हो गई थी, वह बिस्तर पर लेटी हुई अपनी ही सोचों में गुम थी। आज इस कमरे में रूही को होना चाहिए था, देव की ज़िंदगी में उसे होना चाहिए था, मगर सब कुछ उलट पुलट कर रह गया था। वह चली गई थी और मैं बेबस उसकी गलती को एक बार फिर से छुपाने चली थी, वो भी बिना उसका अंजाम जाने। न जाने सोचते सोचते कब उसकी आँख लग गई थी और वह बचपन की यादों में खो गई थी। माही माही चिल्लाती हुई रूही माही के पास पहुंचती है और कहती है, देखो ना, मुझसे पापा का फेवरेट फ्लावर पॉट टूट गया है, मैं क्या करूं? मम्मी ने कहा है कि इसे मत छूना, मगर मैंने छूकर बस देखा था और वह गिर गया और वह टूट गया। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत डांट पड़ेगी। रूही रोने लगती है और माही कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं पापा से तुम्हारे बदले में डांट खा लूँगी, तुम कह देना वह मैंने तोड़ा है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगती हैं। रूही, माही अचानक से नींद से जाग जाती है और कहती है, ओह ये सब सपना था, नहीं ये हकीकत थी। न जाने मैंने कितनी दफ़ा उसे बचाया था, बचपन में भी और आज भी, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रूही? तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो गई थी? माई खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है। उसमें 11 बज रहे थे। ओ दादी के आने का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना चाहिए, कहते हुए माई उठती है और कबर्ड से कपड़े निकालकर सीधे बाथरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद दादी आ जाती हैं और उनके स्वागत में उनके बेटे और बहू खड़े रहते हैं और माही उनके पीछे खड़ी रहती है। मिसेस सिन्हा और मिस्टर ओबराय दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर माही भी आगे आती है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, बहुत ही प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी माही को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं। दादी माही से आज पहली बार मिली थी, वह कभी रूही से मिली नहीं थी, क्योंकि वह गांव से जल्दी नहीं आती थी और इस बार भी वह 4-5 साल बाद शहर आई थी। जी माही, माही कहती है, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर मेरा देव कहाँ है? एक बार फिर से वह कहते हुए इधर उधर नज़रें घुमाने लगती हैं।
और उसे ढूंढने लगती हैं। माँ जी, वो ऑफिस चला गया है, सुबह ही शाम तक आएगा, सिन्हा उन्हें बताती हैं। ऑफिस में है क्या? उसे पता नहीं कि मैं आने वाली हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को उससे इस बारे में पूछूंगी। शांति देवी सिन्हा की बात पर थोड़ा गुस्से में आ जाती हैं और फिर अगले ही पल शांत हो जाती हैं। कुछ समय बाद शांति देवी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम का वक्त है। इधर इन सब बातों से बेखबर देव ऑफिस से सीधे घर ना जाकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठता हुआ, जहाँ वह और रूही अक्सर आया करते थे, मगर आज वह यहाँ अकेले ही बैठा हुआ था। ये सोच के मेरा दिल जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पर क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आँखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। रेस्टोरेंट में भी वही गाना बज रहा था जो देव के मन में था। देव अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब था और सोच रहा था कि उसे रूही को पहचानने में कितनी गलती हो गई थी। वह उसे इतने सालों से जानता था, मगर फिर भी उसे समझ नहीं पाया था। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि उसे अपने अलावा कुछ नज़र ही ना आए। क्या उसे मेरा प्यार, मेरी केयर, किसी की भी परवाह नहीं थी? शायद मेरा प्यार ही कमज़ोर था जो उसे जाने से रोक नहीं पाया था। देव आज इसलिए परेशान था कि जब उसने अपने फ़ोन पर फेसबुक के एक न्यूज़ चैनल पेज पर एक पोस्ट देखी। वह एक तस्वीर थी और जिसके नीचे लिखा, मशहूर मॉडल अनिकेत शाह अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे अपनी बर्थडे पार्टी में केक काटते हुए। ये गर्लफ्रेंड और कोई नहीं, रूही थी। उस तस्वीर में रूही और अनिकेत शाह एक साथ नज़र आ रहे थे और बहुत करीब थे दोनों। लोगों को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ये आज देव को समझ आ रहा था कि वह कैसे हमारे गुजारे गए इतने सालों के सफ़र को भूल कर आगे बढ़ गई थी। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जो मुझे उसकी असलियत अभी पता चल गई, वरना बाद में शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह सब कहकर देव खुद को तसल्ली दे रहा था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वह घर के लिए निकल आता है। ओबराय मैंसन में दाखिल होते ही देव सीधे अपनी दादी के कमरे में चला जाता है, जहाँ शांति देवी उसे देखकर मुंह फेर लेती हैं। अब याद आई है दादी की तुम्हें? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जाओ फिर से जाकर अपना काम कर लो ऑफिस का। तुम्हारी दादी से ज़्यादा तुम्हारा ऑफिस महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, वह नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती हैं। प्यारी दादी, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी काम था तो जाना पड़ा था, पर अब तो मैं आ गया हूँ आपके पास। कैसी हैं आप और तबीयत कैसी है आपकी? देव बच्चों की तरह उनकी गोदी में सर रखकर बातें करने लगता है। दोनों बातें करते रहते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। यह माही रहती है जो देव के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आई थी। उसे पता था कि देव ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले यही लेता था, बाद में कुछ और। जब से यहाँ रहने लगी थी, देव के आते ही नौकरानी के हाथों ये दो चीज़ें पहले भिजवा देती थी, मगर कभी खुद नहीं लेकर जाती थी। मगर आज उसे ये सब करना पड़ रहा था ताकि दादी को शक ना हो। अरे माही बेटा, आओ अंदर आ जाओ। कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, देखो तो तुम्हारे आते ही तुम्हारे लिए हाजिर हो गई है। दादी माही को बड़े प्यार से देखते हुए देव से कहती हैं। हाँ, देव एक नज़र पलटकर माही को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किए हुए था। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। इतना तैयार किस लिए है? रोज़ तो ऐसे कभी तैयार नहीं होती है। और ये क्या, इसने वे कपड़े क्यों पहने हैं जो मैंने रूही के लिए खरीदे थे? मैंने तो उसे यह सब फेंकने के लिए कहा था, देव मन ही मन सोच रहा था। कुछ समय बाद देव घर की नौकरानी पर चिल्ला रहा था और माही भी वहीं पर चुपचाप खड़ी थी। वह देव से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा ना, तुम चुप रहो। देव गुस्से से लाल हो गया था और माही से कह रहा था। तभी मिसेस सिन्हा वहाँ उसकी आवाज़ सुनकर पहुँच जाती हैं। क्या हुआ है देव, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी सो रही हैं, अगर वह उठ गई और तो? देव, पहले आप मुझे बताइए कि इसने रूही के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तो बसंती को इन्हें स्टोर रूम में रखने के लिए कहा था।
मिसेस सिन्हा, बस इतनी सी बात है। इसे मैंने ही कहा था पहनने के लिए। अब कुछ दिनों की ही तो बात है। माही के पास ऐसे हैवी ड्रेसेस नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इसे पहन ले, और जैसे ही माँ जी चली जाएंगी इसे रिस्टोर रूम में रखवा दूंगी। देव, बस इतनी सी बात है। ये माँ, आपको पता है ना मुझे ये सब देखकर कितनी तकलीफ़ होती है। इतना कहकर देव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही को देव को ऐसे देखकर बहुत बुरा फील होता है। माही, आंटी, मुझे लगता है ये सही नहीं है। आप इन कपड़ों को वापस रखवा दें। मैं दूसरे कपड़े खरीद लूँगी कल मार्केट से जाकर। मिसेस सिन्हा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी तो उसे इन सब का सामना करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम जाओ अपने कमरे में, रात बहुत हो गई है, थक गई होगी, जाकर आराम करो बेटा। मिसेस सिन्हा माही को तो समझा देती हैं, मगर वह खुद बहुत परेशान थी देव की हालत पर। क्या होगा आगे? क्या ये उसे भूल पाएगा कभी? देव का कमरा। माही देव के कमरे में जैसे ही आती है, एक ज़ोरदार की आवाज़ के साथ देव दरवाज़ा बंद करता है। वह उसी का इंतज़ार कर रहा था और दरवाजे के पास ही खड़ा था। आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। पहले ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में, और अब मेरे कमरे में आ गई हो। चाहती क्या हो तुम? हद होती है यार, तुम कितनी पत्थर दिल हो। जब देखो सिर्फ देखती रहती हो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? देव माही पर चीख रहा था। उसे गुस्सा रूही पर था, सुबह वाली बात का, और निकाल माही पर रहा था, मगर माही की चुप्पी उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। माही, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। कहाँ सो जाऊँ? उस सोफे पर सो जाऊँ क्या? तुम बेड पर सो जाओ, तुम्हें अपने बेड के अलावा और कहीं नींद नहीं आती है ना? माही मासूमियत से कहती है। यार, तुम किस मिट्टी की बनी हो? यहाँ मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। देव उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहता है और गुस्से से उसे पकड़कर सोफे पर बैठा देता है। नींद आ रही है ना? सो जाओ अब। माई उसकी इस हरकत से बहुत डर जाती है और देव की तरफ डरकर देखते हुए कहती है, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। क्या तुम नहीं जानते मुझे नींद बर्दाश्त नहीं होती है। माई इतना कहकर चादर से खुद को पूरी तरह ढक लेती है और लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वह तो देव की बातों से उड़ गई थी और बस उसकी आंखें तकिया भिगोई जा रही थीं। देव एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगता है, मगर वह तो सो चुकी थी। उसे अपनी हरकत का अंदाज़ा होता है कि उसने गुस्से में शायद कुछ ज़्यादा ही कह दिया था और माही को चोट भी पहुंचाई थी। हाँ, तुम्हें नींद बर्दाश्त नहीं होती है, मैं जानता हूँ। जब हम और रूही और तुम कभी रात को फिल्म देखने जाते थे, तो 9 बजे के शो में भी तुम सो जाती थी और हम तुम्हें जैसे तैसे करके घर लाते थे। मैं ये कैसे भूल गया था कि हम दोस्त हुआ करते थे। और अगर आज मैं तकलीफ़ में हूँ तो खुश तो तुम भी नहीं हो। माही, दोस्त तो दोस्त की तकलीफ़ को समझते हैं, और मैं तो तुम्हें और भी चोट पहुँचाने चला था। मुझे माफ़ कर दो माही, आई एम सॉरी। देव चादर में लिपटी हुई माही को देख रहा था और सोच रहा था, खुद से बातें कर रहा था। और फिर देव ने एक फ़ैसला तय कर लिया था कि चाहे जो भी हुआ हो, रूही की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़ें। उसके किए की सज़ा मैं तुम्हें क्यों दूँ। तुम्हें जो ठीक लगा तुमने अपने माता पिता के लिए किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है माई। मैं थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था, अपने गम में तुम्हारा गम समझ ही नहीं पाया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, देखना तुम। देव अपने बेड पर लेटे हुए ये सब सोच रहा था और फिर वह सो जाता है, एक नई सुबह के साथ उठने के लिए। नेक्स्ट पार्ट प्लीज़।